नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज चल रही है इंग्लिश वाली बुक के साथ। तो दोस्तों, आज जो है मैंने कहा था अपने पिछले वाले लेक्चर में कि हम क्या डिस्कस करेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 में है। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि एक टॉपिक जो है पिछले वाले लेक्चर का छूट गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो उसको आज मैं कवर करा दूंगा। और आपको डिजायर आई इसके प्लेटफॉर्म पे और भी काफ़ी ढेर सारे लेक्चर मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप इसी पॉलिटी की ही समरी को, अगर आप चाहते हैं कि एम लक्ष्मीकांत की समरी को हिंदी वाली बुक से पढ़ाया जाए, तो वो जो है इसी चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको भी देख सकते हैं। और आपको इकोनॉमिक्स और सीसेट के भी लेक्चर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का लेक्चर जो है हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2016 में आया, ठीक है। चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि चाइल्ड लेबर को अब प्रोहिबिट करना है, ख़त्म करना है। तो देखिए, इसमें क्या किया गया, जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट था 1986 का, उसे भी हमने क्या किया, उसको अमेंड कर दिया। और कब अमेंड किया? 2016 में। और देखिए, इसमें जो है एक और नया टर्म जुड़ा, और ये क्या था? चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। अब देखिए, जो ये एडोलेसेंट है ना, ये कौन होते हैं? जो बच्चे जिनका उम्र 14 से लेकर 18 के बीच में होता है, उनको बोलते हैं एडोलेसेंट। और 14 से मतलब 14 उम्र से कम वालों को क्या बोलते हैं? चाइल्ड, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड, तो देखिए इस अमेंडमेंट में क्या किया गया कि जो प्रोहिबिशन था, जो मनाही थी एम्प्लॉयमेंट के लिए बच्चों की, वो 14 साल से बढ़ा के कहाँ कर दी गई? 18 साल की उम्र तक। मतलब कि 18 साल की उम्र से पहले किसी बच्चे को आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकते हैं, और चाहे कोई हजार्डस डिजीज हो। और उसके बाद देखिए, इसमें जो है पनिशमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई। इसमें ये पनिशमेंट दिया गया, अगर कोई व्यक्ति इस ऑफेंस को करता है तो उसे 6 महीने की कैद से लेके 2 साल तक की कैद हो सकती है, ठीक है। 6 महीने से लेके 2 साल तक की उसको कैद हो सकती है। साथ ही साथ उसको फाइन देना पड़ेगा 20,000 से 50,000 बीच में, ठीक है, या 20,000 से लेके 50,000 के बीच में। और हाँ, एक और बात, ये जो है या तो आपको कैद भी हो और आपको फाइन भी, दोनों ही देना पड़े, ठीक है, बोथ लिखा है ना। और अगर आप इसी ऑफेंस को एक बार कर दिए, चलो फाइन वाइन भरे, आ गए दोबारा वापस, दोबारा पे ये काम किए, तो आपको 1 साल की कैद से लेके 3 साल तक की कैद आपको मिलेगी, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। 1 साल से लेके 3 साल तक की कैद आपको हो सकती है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आज हम उसी को चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले है वो क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्रीडम फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ एनी रिलीजन। तो देखिए, ये जो है ये हमारे आर्टिकल 22 में है। अब ये क्या है, इन सभी शब्दों को अब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि जो किसी भी पर्सन को, उनको जो है ये अधिकार मिलता है कि वो जो है किसी भी रिलीजन को जिस तरीके से वो चाहें, जिस रिलीजन को वो चाहते हैं उसे वो अपना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए वो फ्री हैं, ठीक। और सभी रिलीजन क्या इक्वली मानना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप जो शब्द देख रहे हैं, फ्रीडम फ्रॉम कंसियंस। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इनर फ्रीडम, मतलब मेरे मन की इच्छा, चाहे मैं, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मैं भगवान के साथ अपना रिलेशन जिस तरीके से मेरी इच्छा करे उस तरीके से मैं रख सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि मैं चाहूँ तो भगवान को मानूँ, ना चाहूँ तो मत मानूँ, मैं जिस तरीके से पूजा उनका करना चाहूँ करूँ, उसके लिए कोई मुझे मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। उसका देखिए, राइट टू प्रोफेस मतलब कि मैं अपने रिलीजियस बिलीफ या मेरा जो फेथ है, मेरी जो आस्था है, मैं उसको बिल्कुल फ्रीली ओपनली अपना सकता हूँ, ठीक है। उसको मतलब अपना नहीं, उसको जो है मैं सबको डिक्लेयर कर सकता हूँ कि हाँ, मैं जो हूँ, मैं हिंदू हूँ, या मैं इनकी पूजा करता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं अल्लाह को, ये सारी चीज़ें कही गई। और देखिए, राइट टू प्रैक्टिस मतलब जैसे कि आप चाहें तो आपके रिलीजन में जिस तरीके से वर्शिप, सेरेमनी, रिचुअल जिस तरीके से लिखा हो, जिस तरीके से आप बिलीव करें आइडिया में, भगवान में या अल्लाह में, या फिर आपका क्या बोलते हैं ईसा मसीह में, या फिर गुरु नानक देव में, वो आपकी इच्छा है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके के रिलीजियस वर्शिप रिचुअल अपना सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्या है? राइट टू प्रोपोगेट का मतलब क्या है कि आप जो हैं
और आप चाहें तो अपना जो जिस रिलीजन को आप मानते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप दूसरों को भी बता सकते हैं। आप अपने रिलीजन को फैला भी सकते हैं। आप अपने रिलीजन के बारे में सबको बता सकते हैं कि हाँ, मेरे धर्म में इस तरीके से है, ये है, इस मेरे धर्म में क्या फायदा आने का। तो देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी पर्सन को आप जो है फोर्सफुली जो है उसको क्या करें, अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता। आप उनको खाली बता सकते हैं कि अब बाकी उनकी इच्छा है, सामने वाले की इच्छा है कि वो चाहता है कि नहीं चाहता है आपके रिलीजन को अपनाना, वो सब उसके ऊपर है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, मैं आगे बात करूं, जो आर्टिकल 25 है वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस बिलीफ या डॉक्ट्रिन को ही नहीं कवर करता है, बल्कि ये जो भी रिचुअल, जो भी प्रैक्टिस हमारे सोसाइटी में की जाती है उसको भी कवर करता है। और हाँ, ये जो भी राइट्स हैं आर्टिकल 25 में, ये हमारे सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर को भी मिलते हैं। चलिए आगे मैं बात करूं तो देखिए, जो हमारा जो राइट है ना, जो भी हमको अधिकार मिले आर्टिकल 25 से, जो भी राइट्स मिले, वो जो है सब्जेक्ट, मतलब इस पे जो है प्रोविजन, इन प्रोविजन पे हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। कब? पब्लिक ऑर्डर या फिर मोरालिटी या हेल्थ या किसी अदर प्रोविजन, अगर या फिर हम किसी और के फंडामेंटल राइट का जब हनन करें, तो इस आर्टिकल पे, मतलब हम अपने इस जो आर्टिकल से हमको आर्टिकल 25 से जो हमको जो अधिकार जो मिल रहा है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम, जो स्टेट है, स्टेट के लिए भी कुछ कंडीशंस, वो क्या है कि वो जो है किसी भी रिलीजन को रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। किस तरीके से कि हाँ, मान लीजिए कि इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या अदर सेकुलर एक्टिविटी के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट चाहे कि यहाँ हिंदू धर्म कोई खूब ज़्यादा, जो भी हिंदू संस्था हैं उनको जो है खूब पैसे देने लगे, या फिर जो मुस्लिम संस्था है उनको खूब पैसे देने लगे, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, उनके डेवलपमेंट के लिए किसी पर्टिकुलर, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे आएगा सब कुछ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको उसके रिलीजन के बेस पे जो है उस कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए देगी, ना कि उसके रिलीजन को फैलाने के लिए। क्लियर ये बात? जो भी एड वगैरह देगी। उसके बाद देखिए, आगे मैं बात करूं, जो भी हिंदू रिलीजन के जो भी आपके मंदिर हैं, जो भी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन हैं, वो जो जितने भी हमारे हिंदुओं में जितने क्लासेस हैं, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, सभी के लिए वो सभी इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं। और गवर्नमेंट का काम है कि वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर तरीके की, मतलब वहाँ पे किसी के साथ भेदभाव ना हो। जैसे कि अभी आप देखें, सबरीमाला वाला जो केस जो चल रहा है, वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया कि हाँ, वहाँ पे वुमेन भी जाएंगी। चलिए कमेंट सेक्शन बताइए सबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है। अच्छा, उसके बाद देखिए, आर्टिकल 25 में दो एक्सप्लेनेशन और भी है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, जो कृपान जो सिख जो रखते हैं ना, वो क्या है, सिखों का रिलीजन प्रोफेशन है, ठीक है, मतलब उनके धर्म में ऐसा लिखा है। और एक और बात आप याद रखिए, और ये जो हिंदू है, इस हिंदू धर्म के अंदर सिख, जैन और बौद्ध तीनों ही आ जाते हैं, ठीक है। ये दो चीजें और एक्सप्लेन की गई हैं आर्टिकल 25 में। आप सभी को पता होगा, हिंदू धर्म से ही सिख निकला, हिंदू धर्म से ही जैन धर्म निकला, हिंदू धर्म से ही बौद्ध धर्म भी निकला है। गौतम बुद्ध हिंदू ही थे, ठीक है। अच्छा चलिए आगे मैं बात करता हूं, जो आर्टिकल 26 में लिखा है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं, आप अपने रिलीजन के जो भी रिलीजियस अफेयर उससे जुड़े हुए हैं, उन सबको आप फ्री हैं उसको मैनेज करने के लिए। क्लियर ये बात? चलिए अब इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए, हमारे पास राइट है किस चीज़ के लिए, स्टेबलाइज एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन, कि हम कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज के लिए हो, उसको हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। मतलब कि आप देखते होंगे कितने बड़े बड़े मठ वगैरह होते हैं हिंदुओं में, या कई ढेर सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं भगवान के नाम पे। तो वो सभी चीज़ें हमारे पास अधिकार है कि हम उनको इस्टेब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं, और हम अपने ओन जो भी हमारा रिलीजन है उसके उससे रिलेटेड जो भी अफेयर, मतलब कि जो भी मैटर हैं, उनको हम मैनेज कर सकते हैं। ये भी हमको राइट है, ये भी प्रोविजन हमारे आर्टिकल 26 में दिया गया है। उसके बाद देखिए, राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि जो भी रिलीजन है, देखते हैं आप, जैसे कि मंदिर वगैरह में भी तो प्रॉपर्टी वगैरह, मंदिरों की भी प्रॉपर्टी होती है, मस्जिदों की भी प्रॉपर्टी होती है। तो जो है रिलीजन क्या कर सकते हैं, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, रख सकते हैं। और ये जो भी प्रॉपर्टी होंगे, ये सभी सभी किसके द्वारा मतलब एडमिनिस्टर किए जाएंगे, लॉ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर किए जाएंगे, ठीक है।
तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो हमारा आर्टिकल 25 है वो इंडिविजुअल राइट के लिए है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के राइट के लिए दिया गया है, ठीक है। वहीं आर्टिकल 26 जो है वो पूरे पूरे एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के डिनोमिनेशन के लिए, मतलब एक पूरे पूरे एक धर्म के लिए ही, मतलब पूरे कम्युनिटी के लिए ही दिया गया है, उसके अधिकारों को बात की गई है। वहीं आर्टिकल 25 में किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की बात की गई है, ठीक है। गारंटी किसका देता है आर्टिकल 25? गारंटीज राइट ऑफ द इंडिविजुअल। वहीं आर्टिकल 26 की बात करूं तो गारंटीज राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेशन शब्द है, इसका मतलब क्या है? मूल्य वर्ग, मतलब जो पूरा कम्युनिटी है उसका, ठीक है। और देयर सेक्शन दैट इज प्रोटेक्ट कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? कलेक्टिव फ्रीडम, मतलब पूरी पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिव रूप से फ्रीडम मिलेगा रिलीजन का, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जिस तरीके से आर्टिकल 25 में कुछ सब्जेक्ट्स थे कि हाँ कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट को इस प्रोविजन में कौन कौन सी चीज़ों को ख्याल भी रखना है कि ये सभी चीज़ें बिगड़ ना जाए, उसी तरीके से आर्टिकल 26 में भी है कि पब्लिक ऑर्डर ना बिगड़ने पाए, मॉरलिटी ना बिगड़ने पाए, हेल्थ मत बिगड़ने पाए, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए कुछ 3 कंडीशंस रखे हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो वो क्या है? इट शुड बी ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। तो जो भी आपके जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे, जो आर्टिकल 26 में जो कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो जो है कलेक्शन होना चाहिए किसका? इंडिविजुअल का। ऐसा नहीं कि किसी एक ही व्यक्ति का जो है पूरा पूरा वहाँ पे चलेगा। जितने भी कम्युनिटी के जो भी इंडिविजुअल हैं उन सबका कलेक्शन होना चाहिए, उन सबकी ही बातें वहाँ पे मतलब उन लोगों को मिल के ही वो इंस्टीट्यूशन बनाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आगे बात करूं, और यहाँ पे एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। मतलब मुस्लिम के लिए तो जितने मुस्लिम भाई बहन हैं उन सभी के लिए होगा, हिंदुओं के लिए तो पूरे हिंदुओं के लिए होगा, ठीक। ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए होगा कि हाँ अगर हिंदू में है तो हिंदुओं के लिए होगा कि हाँ ठाकुर ही सिर्फ वहाँ पे जाएंगे, मतलब पंडित ही जाएंगे, ठाकुर या और कोई ST SC वाले नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं, कॉमन होगा वो, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वहाँ पे फेवर नहीं दिया जाएगा, और इनका जो नेम होगा वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे मैं बात करूं, इसी पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो रामकृष्ण मिशन है या जो आनंद मार्ग है, ठीक है, ये जो आनंद मार्ग है और जो रामकृष्ण मिशन है, ठीक, ये किसका रिलीजन डिनोमिनेशन है? हिंदुओं का है, ठीक है। और साथ ही साथ इसने ये भी कहा कि जो औरोबिंदो सोसाइटी है वो एक नॉन रिलीजियस डिनोमिनेशन, मतलब एक नॉन रिलीजियस संस्था है, ठीक दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, मतलब आर्टिकल 27 में हमको क्या कहा गया है? तो फ्रेंड्स देखिए, आर्टिकल 27 में ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन को किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए आपको टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी टैक्स पेयर की जो मनी है, जो जैसे गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है? जो हम जो टैक्स पे करते हैं, तो हमारी जो टैक्स पेयर की जो मनी है उसको गवर्नमेंट स्पेंड ना करे किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए, ठीक है, या फिर उसके मेंटेनेंस के लिए, कि हाँ जैसे कि मुस्लिमों के धर्म को खूब बढ़ाया जाए, फिर हिंदुओं के धर्म को बढ़ाने के लिए काफ़ी गवर्नमेंट जो पूरी पूरी जो टैक्स पेयर की जो मनी उसको खर्च कर दे। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे आगे बताना चाहूँगा कि इसमें यह भी बात कही गई कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, स्टेट को फेवर भी नहीं करना है किसी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ही सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए सब लोग क्या, हमारे देश में क्या सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक। और हाँ, आप ये कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि ये जो है हमारे प्रेम्बल में कब जोड़ा गया था सेक्युलर वर्ड, ठीक, किस अमेंडमेंट के द्वारा। और हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी टैक्स हमारे टैक्स पेयर पे कर रहे हैं उसको जो है सभी रिलीजन के लिए उसको खर्च करना है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन का फेवर करना है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि ये यहाँ पे जो है, जो हमको फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? टैक्स है, ना कि फ़ी के लिए, ठीक है। अगर हम फ़ी पेमेंट करते हैं तो वो गवर्नमेंट चाहेगी तो चाहे जैसे खर्च करे, लेकिन टैक्स को नहीं खर्च कर सकती। अब ऐसा क्यों? देखिए, जो फ़ी होता है वो किस लिए होता है? कंट्रोल सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किसी सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता। मतलब जैसे अगर मैं आपको सीधे सीधे बातों में बताऊं तो जैसे कि कई लोग हज यात्रा पे जाते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है जो भी फीस कलेक्ट करेगी हज यात्रियों से, तो जो भी रजिस्ट्रेशन कराते समय, तो उसको कहाँ खर्च करेगी? जो हज यात्रा के लिए जो पैसा, जो लोग जो जा रहे हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि
जैसे नहीं तो आप तो ये कहेंगे कि यहाँ पे भी हमने पैसा दिया तो उसको जो जो हज यात्रा के जो पैसे जो मिले उसको हिंदुओं पे भी खर्च किया जाए, या फिर कई लोग अमरनाथ यात्रा के जो लोग जा रहे हैं वो लोग जो पैसे जो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं तो उसको जो है मुस्लिम मुस्लिम के ऊपर खर्च करें। तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कोई फीस ले रही है, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, तो उसको वहीं पे खर्च करेगी, ठीक है। लेकिन टैक्स को नहीं, जो टैक्स जो कलेक्ट हो रहा है उसको सभी रिलीजन के लिए खर्च करना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे अब बात करते हैं फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। और ये कहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 28। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जहाँ पे आप जाके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, और वो जो है स्टेट मतलब उसका जो पूरा खर्चा कौन प्रोवाइड करा रहा है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। तो वहाँ पे किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारा देश है वो क्या है, सेकुलर है, ठीक। उसके बाद देखिए ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा कहाँ पे, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो एडमिनिस्टर तो किए जा रहे हैं स्टेट को। देखिए यहाँ पे जो फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है वो भी स्टेट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो केस है, यहाँ पे क्या एडमिनिस्टर तो स्टेट उसका देख रेख स्टेट कर रहा है, लेकिन जो फंडिंग जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो किसी ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। किसी कोई जो है ट्रस्ट है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं, वो लोग ट्रस्ट के द्वारा ट्रस्ट में पैसे डाल रहे हैं, तो वहाँ पे जो है रिलीजियस एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। लेकिन अगर फुली फंडेड बाय स्टेट है, मतलब गवर्नमेंट पूरी आपको जो है पैसा प्रोवाइड करा रही उस इंस्टीट्यूशन के लिए, तो फिर वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पे ट्रस्ट की बात आ जाएगी वहाँ पे आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे मैं बात करूँ तो ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन को ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जो है उसको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, स्टेट से मिल रही है, स्टेट और रिवाइविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। मतलब कि बिना उसकी मर्जी के, ठीक है, बिना उसकी मर्जी के आप जो हैं उससे किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या फिर वर्शिप वगैरह उससे नहीं करवा सकते, उस इंडिविजुअल पर्सन से आप नहीं करा सकते अगर वो नहीं चाहता है तो, ठीक है। कहाँ की बात हो रही है, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं, स्टेट के द्वारा, या फिर उसको फंडिंग कौन प्रोवाइड करा रहा है, स्टेट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अच्छा इसके बाद देखिए इसी के लिए अगर कोई माइनर है, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे यहाँ तो इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसमें कोई नर्सरी केजी का ही बच्चा जा रहा है, तो उसके लिए कौन रहेगा जिम्मेदार, उसके लिए गार्जियन। अगर गार्जियन नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे को इस रिलीजन को फॉलो करने दबाव ना डाला जाए, तो नहीं, तो बच्चे को जरूरी नहीं कि वो जो है उस रिलीजन को जाके माने, ठीक है। लेकिन वो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा हो स्टेट के द्वारा या फिर उसको कोई फंडिंग मिल रही हो स्टेट, मतलब स्टेट यहाँ पे गवर्नमेंट से है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल 28 में 4 तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बताए गए हैं। कौन से, एक तो जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है स्टेट के द्वारा, एक ऐसे जो कि एडमिनिस्टर तो किया जाता है स्टेट के द्वारा, ठीक है, मतलब देख रेख तो स्टेट करती है, मतलब एग्जीक्यूटिव कौन है, स्टेट है, लेकिन जो फंडिंग और उसको जो इस्टेब्लिशमेंट जो देख रहा है कौन है, कोई ट्रस्ट है। या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसको सॉरी ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसको रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है, स्टेट कर रहा है। या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको जो है एड मिल रहा है, मतलब फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है, मतलब पैसों की मदद मिल रही है किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए तो देखिए जो सबसे पहले जो कि पूरी तरीके से स्टेट के द्वारा जो मेंटेन किया जा रहा है, वहाँ पे पहले ए वाले में वहाँ पे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, धर्म से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शन, वो बिल्कुल कंप्लीटली प्रोहिबिट है, उसकी बिल्कुल मनाही है। वहीं जो ऑप्शन बी वाला जो है, जो स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है और इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया, किसी ट्रस्ट के द्वारा, तो वहाँ पे जो है परमिटेड है क्या, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। वहीं सी और डी की बात करें तो वहाँ पे भी ये जो सी ऑप्शन, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट, यहाँ पे भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है, लेकिन सिर्फ वॉलेंट्री बेसिस पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरा रिलीजन पे जोर दे दिया, खाली वॉलेंट्री बेसिस पे, ठीक है। ये क्लियर है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चरल और एजुकेशनल राइट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ लिए। अब देखिए इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होगा, क्योंकि हमने सोसाइटी के हर एक प्रोविजन को अच्छे से देखा, समझा और उसको अपने संविधान में रखा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। इस वजह से जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेंदी हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब इसका क्या हुआ, जो भी माइनॉरिटी है हमारे सोसाइटी में उनका भी प्रोटेक्शन हमको करना है। अब माइनॉरिटी कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जगह है, ठीक है, वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है 10 लाख और वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन होगी 1,000, तो माइनॉरिटी कौन हो गया, मुस्लिम, और मेजॉरिटी में कौन हो गया, हिंदू। अगर वहीं अगर दूसरी बात करूँ, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, वहाँ मान लीजिए मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई 10 लाख और हिंदू पॉपुलेशन हो गई 1,000, तो वहाँ पे माइनॉरिटी हो जाएंगे हिंदू और मेजॉरिटी में कौन रहेगा, मुस्लिम। तो फ्रेंड्स इसमें ये कहा गया है कि हमारे सोसाइटी में कोई भी सेक्शन हो, ठीक है, हमारे मतलब सोसाइटी में सिटीजन्स का कोई भी सेक्शन हो, उसको जो है अधिकार है, किस चीज़ का अधिकार है, कि वो अपने ही लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को अपना सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, इसमें आगे और क्या लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि किसी भी सिटीजन को हम कहीं पे भी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा उसको एड या फंडिंग मिलती है, ठीक है, तो उसमें जो है हम किसी भी सिटीजन को अपने मना नहीं कर सकते हैं एडमिशन देने से। और वो कि आप जो है किसी अलग रिलीजन के हैं तो आपको हम एडमिशन नहीं देंगे, जैसे कि अगर कि आप हिंदू हैं तो आपको नहीं देंगे, आप मुस्लिम हैं तो नहीं देंगे, आपकी रेस अलग है, कास्ट अलग है, लैंग्वेज के बेसिस पर, ठीक है, हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा अब देखिए जो पहला प्रोविजन है ये वाला, फर्दर के पहले ये जो प्रोविजन है इसमें क्या कहा गया है कि जो भी इंडिविजुअल है वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को अपना सकता है। तो ये जो है ये जो है किसका राइट है, राइट ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, एक पूरे ग्रुप का राइट है ना, कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन, देखिए आप सेक्शन ऑफ सिटीजन बन गया ना, एक ग्रुप बन गया। वहीं जो दूसरा वाला है वो किसके लिए है, वो एक इंडिविजुअल गारंटी है, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं पूरी पूरी ग्रुप एक साथ जाएगी कहीं भी एडमिशन लेने के लिए, एक मतलब उस ग्रुप का एक आदमी तो जाएगा, क्योंकि सबका सिलेक्शन तो हो नहीं जाएगा उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, हर जगह एंट्रेंस एग्जाम है। अच्छा देखिए आर्टिकल 29 में एक और बात क्या कही गई है कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज की जो बात की गई है वो खाली रिलीजन के बेस पे नहीं होनी चाहिए, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के भी आधार पे होने चाहिए। चलिए इसी पे बात बताइएगा आप, जो पहला हमारा लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट का जो डिवीजन हुआ वो कौन सा स्टेट था, ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे कि नहीं सॉरी, तो यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, ऐसा नहीं खाली हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, जैन इनके बेसिस पे ही होगा, जैसे ऐसे भी हो सकता है कि जो भाषा के आधार पे जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे कोई जगह है वहाँ पे उर्दू बोलने वाले बहुत कम हैं, हिंदी वाले ज़्यादा हैं, या कहीं पे तमिल ज़्यादा हैं, हिंदी वाले कम हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है, मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी ध्यान में रखना है। और एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए ये कहा है कि जो ये आर्टिकल 29 है इसमें सिर्फ माइनॉरिटीज की बात नहीं की गई है, इसमें जो है मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है वो भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ना सेक्शन ऑफ सिटीजन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन ऑफ सिटीजन वाला वर्ड, उसमें जो है मतलब सेक्शन ऑफ सिटीजन मतलब क्या, वो तो एक ग्रुप हो गया ना सिटीजन का, वो तो मेजॉरिटी में भी होगा, कुछ ग्रुप माइनॉरिटी में होगा। क्लियर है, तो यही कहा गया कि इसमें माइनॉरिटीज के साथ साथ मेजॉरिटी को भी इंक्लूड करना है। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी मतलब हमारा राइट है कि हम अपने लैंग्वेज को कंजर्व कर सके, ठीक है, साथ ही साथ हम अपने लैंग्वेज को क्या करें, प्रोटेक्शन कर सकें। तो मान लीजिए अगर कोई पॉलिटिकल स्पीच या प्रॉमिस किया जाता है किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्शन देने के लिए, तो उसको जो हम करप्ट प्रैक्टिस नहीं मानेंगे, ठीक है, उसके बल पे हम किसी को जेल या कोई ऑफेंस मान के उसको जो है हम उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। और ये बात किस में लिखी गई है, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, ठीक है, ये भी मैं बता दूंगा आपको, ये दो एक्ट हैं, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 और एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950। चलिए अब आगे हम बात करते हैं राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये आर्टिकल 30 में हमको ये बात कही गई है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, उनको किस चीज़ का अधिकार है कि
राइट टू माइनॉरिटीज वेदर रिलीजियस, और चाहे वो रिलीजियस के बेसिस पे हो या लिंग्विस्टिक, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ठीक है, कि वो अपने ही खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, मतलब चला भी सकते हैं, उसको बना भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, और जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे ये कहा गया है कि मान लीजिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की क्या करती है, प्रॉपर्टी को ले लेती है, तो उसको जो है उसकी जगह पे ऐसा नहीं कि वो पेमेंट मतलब पैसे दे दे, उसको जो है उस जगह पे उसको कहीं और उतनी ही जमीन, जितनी जमीन उसने ली है उतनी ही प्रॉपर्टी उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, जो आर्टिकल 31 में, जो कि हमारा जो कभी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जिसको हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में डिलीट कर दिया, वो जो है आज भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए वैलिड है। लेकिन हाँ, ये प्रोविजन किसके लिए वैलिड नहीं है? अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला, ये जो भी आम नागरिक है ना, उनके लिए, ऑर्डिनरी सिटीजन, उनके लिए नहीं, सिर्फ एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए वैलिड है। चलिए आगे मैं बात करूं, जब फंडिंग देने की जब बात आएगी, जब ग्रांटिंग एड देने की बात आएगी, तो स्टेट मतलब गवर्नमेंट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, किसको? जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, जो कि माइनॉरिटी के द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं, ठीक दोस्तों। चलिए आगे अब हम बात करेंगे। और फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 30 है, ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा जो आर्टिकल 29 था, जिसमें क्या कहा गया था, सेक्शन ऑफ सिटीजन, लेकिन यहाँ पे ये किसके लिए था, सेक्शन ऑफ सिटीजन। आर्टिकल 29 तो ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के लिए था, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के लिए, लेकिन ये जो आर्टिकल 30 है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, माइनॉरिटी के लिए ही है, चाहे वो रिलीजियस बेस पे हो या फिर चाहे लिंग्विस्टिक बेस पे हो। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो आर्टिकल 30 है ना, इसमें जो भी ये भी कहा गया है कि जो मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, वो उसके जो जैसे पेरेंट्स जिस भाषा में चाहें, अगर वो चाहता है कि उसी के भाषा में उसको जो है एजुकेशन मिले, तो वो उसको ले सकता है, वो उसका क्या है, अधिकार है, उसका राइट है, ठीक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो कितने तरीके की, 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो वो जो कि रिकॉग्निशन साथ साथ जो फंडिंग है, दोनों ही स्टेट के द्वारा मिले उसको। दूसरे में क्या होती है, जो रिकॉग्निशन प्लस रिकॉग्निशन तो कौन देता है, स्टेट देता है, लेकिन जो फंडिंग होती है वो स्टेट प्रोवाइड नहीं करता है। और तीसरा इंस्टीट्यूशन कौन सा है जिसमें रिकॉग्निशन कौन देता है? रिकॉग्निशन मतलब आप समझ सकते हैं मान्यता से है, ठीक है, मान्यता देना, जिसमें रिकॉग्निशन कौन देता है। और हाँ, तीसरे वाले में क्या है, ना ही एड और ना ही रिकॉग्निशन स्टेट के द्वारा दिया जाता है, ठीक। तो देखिए जो पहला और दूसरा वाला जो है इंस्टीट्यूशन, ये दोनों ए और बी, यहाँ पे तो जितने भी सब्जेक्ट जैसे कि जो भी रिलेटेड है, सिलेबस कैसा होगा, प्रिस्क्रिप्शन कैसा, एकेडमिक स्टैंडर्ड किस तरीके की होनी चाहिए, डिसिप्लिन किस तरीके का होना चाहिए, सैनिटेशन कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, इन सब से रिलेटेड जो भी रेगुलेटरी जो भी डिसीजन लेगा, वो कौन लेगा, स्टेट लेगा, ठीक है। लेकिन जो तीसरे वाले में है, तीसरे वाले में ये लोग फ्री हैं, ये जिस तरीके से चाहें वो अपने हिसाब से इसको चला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात आपको क्लियर हो गई, क्योंकि ना ही यहाँ पे मान्यता स्टेट के द्वारा दी जा रही है, रिकॉग्निशन ना ही स्टेट के द्वारा दी जा रही है, ना ही फंडिंग जो स्टेट के द्वारा दी गई है। चलिए दोस्तों आगे अब हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक केस आता है सेक्रेटरी ऑफ मलंकरा सीरियन कैथोलिक कॉलेज, केस 2007 में आता है सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी एजुकेशन का पूरा रूल बनाया कि किस तरीके से हम किसी माइनॉरिटी एजुकेशन को एडमिनिस्टर करेंगे, उनका क्या क्या राइट है, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको ऊपर पूरा अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, ये कहा गया है इसमें कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, उनके पास किस चीज़ का अधिकार है कि वो खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और उनका चॉइस है कि वो किसको जो है गवर्निंग बॉडी के रूप में देखते हैं, या फिर उनको जो है किसके ऊपर विश्वास है, ठीक। और वो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उनके पास राइट है कि वो अपने टीचर, लेक्चरेट या हेड मास्टर, प्रिंसिपल को साथ साथ जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ जो कि क्लर्क वगैरह जो रहते हैं, उनको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ अगर उनके एम्प्लॉय अगर ड्यूटी अपनी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन भी वही लोग ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको हम बताएं
कि वो जो है एक रीजनेबल फीस भी ले सकते हैं, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं वो लोग, मतलब फीस ले सकते हैं स्टूडेंट से, और साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रख सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। और हाँ, इसके बाद देखिए, तो इसमें यही कहा गया है कि जो आर्टिकल 30 में जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के जो भी अधिकार दिए गए हैं वो किसके लिए, वो जो है मेजॉरिटी के साथ माइनॉरिटी को इक्वल करने के लिए, ना कि जो है ऐसा करे कि माइनॉरिटी को हम बहुत ही ज़्यादा प्रोविज़न दे दें और हमारी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन वो क्या हो जाए, वो पीछे हो जाए, इसके लिए नहीं है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट जो है पॉजिटिव वे में रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरा जो है ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है। बाकी अब इसके अंदर खाली एक ही लेक्चर बचेंगे फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक में, और वो है रिट्स से रिलेटेड, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जो इसके बाद हमने आर्टिकल 30 तक तो डिस्कस कर लिया है, जो आर्टिकल 31 है उसको तो हमने जो है अमेंडमेंट करके उसको हटा दिया था, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। और जो मेरा जो अगला लेक्चर होगा ये फंडामेंटल राइट का, वो जो है आखिरी लेक्चर होगा, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीपीएसपी। तो फ्रेंड्स, अब जो मेरा जो अगला टॉपिक है वो रहेगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।